हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीट गुरु क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी और इसका पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे आज, जो कि है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन शुरू करते हैं। इसमें हमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। पहली चीज़ है डाइजेशन और दूसरा एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। इसका पहला पार्ट जो होता है उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं और दूसरे पार्ट को एसोसिएटेड ग्लैंड कहते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में हमारा जो भी ईसोफेगस है, जैसे फूड पाइप हो गया, स्टमक हो गया और इंटेस्टाइन जो हो गई, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल में आता है। एसोसिएटेड ग्लैंड्स में वो ग्लैंड्स आते हैं जिनसे हमें डाइजेशन में हेल्प मिलती है, जैसे लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, ये सब डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं। तो ये सारे हम एसोसिएटेड ग्लैंड कहते हैं इनको। तो अब एक एक करके हम दोनों पढ़ेंगे। पहले हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें दो ओपनिंग होती है, दो तरफ से खुली होती है। ये जो एंटीरियर ओपनिंग होती है यानी सामने वाले, उसको माउथ कहते हैं। जो पोस्टीरियर एंड होती है, एंड होता है, उसको हम एनस कहते हैं। ठीक, माउथ से हम खाना खाते हैं और एनस से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। फिर जैसे हमने मान लीजिए कोई रोटी खाई, तो वो सबसे पहले हम माउथ के अंदर डालेंगे। माउथ उस ओपनिंग को कहते हैं। ठीक, जो हमारा मुंह है उसको ओपनिंग को कहते हैं माउथ। तो माउथ में हमने डाली रोटी, तो वो पहले पहुँचेगी बक्कल कैविटी में, जिसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। तो ओरल या बक्कल कैविटी में दो चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। पहली चीज़ है तीत यानी दांत, दूसरी चीज़ है टंग यानी जीभ। ठीक, तो अब हम दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले तीत पढ़ते हैं। जो तीत होता है, इसके लिए तीन वर्ड ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। पहला वर्ड है थीकोडोंट। थीकोडोंट इसलिए हमारे तीत को कहते हैं क्योंकि हमारा जो तीत है ये जॉ बोन के सॉकेट में धंसा हुआ होता है, यानी एम्बेडेड होता है। तो आवर टीथ इज एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन, और इस तरह के डेंटिशन को यानी इस तरह के अरेंजमेंट को हम थीकोडोंट कहते हैं। दूसरा वर्ड जो हमारे टीथ के लिए यूज़ होता है वो है डाइफायोडोंट। अब डाइफायोडोंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मैमल्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स, ज़्यादातर जो मैमल्स होते हैं, उनमें दो सेट निकलता है दांत का। दो सेट। पहला सेट जो होता है उसको आप मिल्क टीथ कहते हैं, या फिर टेम्पोररी टीथ कहते हैं, या डेसिडुअस टीथ कहते हैं। ठीक, और जो दूसरा सेट होता है वो परमानेंट। जब दूध का दांत जो होता है आपका गिर जाता है तो दूसरा सेट निकलता है। ठीक, तो हमारे दो सेट निकलते हैं, इसी वजह से हमको डाइफायोडोंट कहा जाता है। ठीक, डाई मतलब होता है टू। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं। अगली चीज़ है दांतों के बारे में जो याद रखनी है, वो है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट हमारे दांतों को इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे दांत जो हैं वो चार अलग अलग तरह के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ टीथ। हेट्रो मतलब होता है अलग अलग तरह का। जहाँ भी हेट्रो वर्ड यूज़ होगा वो इसी वजह से यूज़ होता है क्योंकि हमें अलग अलग तरह का दिखाना होता है। तो हेट्रोडोंट मतलब होता है हमारे पास चार तरह की टीथ है। पहली टीथ जो है वो है इंसीजर्स, जिनको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे कैनाइन, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है प्रीमोलर और फिर है मोलर। तो हमारे पास चार तरह के टीथ हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर्स। तो इसी को हम हेट्रोडोंट कहते हैं। अगली चीज़ हमें पढ़ना है डेंटल फार्मूला। तो जो डेंटल फार्मूला होता है ये शो क्या करता है ये पहले जान लीजिए। तो मान लीजिए ये हमारा जॉ है, ये हमारा जबड़ा है, और इस पे हमारे दांत लगे हुए हैं इस तरह। ठीक, तो जो डेंटल फार्मूला होता है ये आधे जबड़े का दांत का अरेंजमेंट शो करता है, यानी पूरे जबड़े का नहीं। एक सेकंड, ये हमारा जबड़ा है, तो अगर हम इसको 20 से डिवाइड कर दें तो यह हमारा आधा जबड़ा है, इसका डेंटिशन ये शो करता है हमारा डेंटल फार्मूला। ठीक, और जो जो डेंटल फार्मूला होता है वो होता है हमारा 2123/2123। ये है 2123/2123। तो ये हमारा डेंटल फार्मूला होता है। अब इसका अरेंजमेंट जो होता है डेंटल फार्मूला का, ये भी आपको जानना है। जो पहला टू है वो इंसीजर को शो करता है, जो वन है वो कैनाइन को शो करता है, जो फिर टू आता है वो प्री मोलर को शो करता है, और जो आखिरी में थ्री आता है वो मोलर को शो करता है। तो हमारा डेंटल फार्मूला जो है उसका अरेंजमेंट ICPM और M के ऑर्डर में है। तो ये अरेंजमेंट जरूर याद रखिएगा, ICPM और M।
तो ये हो गया हमारा डेंटल फॉर्मूला। अब हम आते हैं टंग पे। तो जो हमारी टंग है, इसके बारे में दो तीन चीज़ें रखनी। पहली चीज़, ये फ्रीली मूवेबल है, यानी आसानी से ये घूम सकती है या फिर मूव कर सकती है। दूसरी चीज़, ये मसल की बनी हुई है, यानी मस्कुलर टिश्यू पाया जाता है इसमें। इंपॉर्टेंट है ये चीज़, नेट में पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। तीसरी चीज़ है अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम। जो हमारी ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी यानी बकल कैविटी जो आप कहते हैं, तो उसकी जो फ्लोर है यानी नीचे वाली सरफेस है, ये उससे अटैच होती है जीभ हमारी, और जिस स्ट्रक्चर से अटैच होती है उसे फ्रेनुलम कहते हैं। ठीक, तो ये फ्रेनुलम पूछ लिया गया है एक बार नीट में, तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि फ्रेनुलम से अटैच होती है। फिर आप अभी जीभ आपने कभी ध्यान से देखी होगी तो उस पर छोटे छोटे दाने टाइप के पाए जाते हैं, उन दानों को हम पैपिली कहते हैं। तो प्रोजेक्शंस ऑन अपर सरफेस, जो प्रोजेक्शंस होते हैं अपर सरफेस में उनको पैपिली कहते हैं। अब जो पैपिली होते हैं इसमें टेस्ट बड पाए जाते हैं, जिनसे हमें किसी चीज़ का पता चलता है कि कोई चीज़ खट्टी है या मीठी है, ये चीज़ें या तीखी है, तो हमें ये पैपिली से पता चलता है। ठीक, अब हम आते हैं नीचे। तो ये हमारा ओरल कैविटी ख़त्म हो गया, हमने दोनों चीज़ें पढ़ ली ओरल कैविटी में। अब आते हैं यहाँ। तो हमने खाना खाया, मुंह मुंह में गया खाना, मुंह से गया ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी से हमारा अब जाएगा फेरिंग्स में। फेरिंग्स मान लीजिए इस टाइप का होता है कुछ ऐसा, ये एक फेरिंग्स है। अब फेरिंग्स में दो नली होती है, एक तो हमारा खाना जाने के लिए और दूसरा हमारा हवा जाने के लिए, यानी विंड पाइप और फूड पाइप दोनों फेरिंग्स में होती है। अब कोई भी चीज़ आप फेरिंग्स में जब डालेंगे तो वो किसी भी पाइप में जा सकता है, या विंड पाइप में या फिर हमारा फूड पाइप में। तो इसी वजह से अगर जैसे हमारा खाना कभी कभी उसमें जब हम पानी पीते हैं कभी कभी, तो हमारे नाक से पानी आ जाता है, हमें खांसी वासी आने लगती है, क्योंकि हमारा जो पानी है वो विंड पाइप में चला गया होता है। तो ये चीज़ प्रिवेंट करने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए, हमारी जो विंड पाइप होती है, मान लीजिए विंड पाइप का मुंह है, इस विंड पाइप को मुंह को हम ग्लॉटिस कहते हैं। एक मिनट, ये हमारा विंड पाइप का मुंह है, इसको हम ग्लॉटिस कहते हैं, यहाँ लिखा है देखिए, विंड पाइप के मुंह को ग्लॉटिस कहते हैं। इस ग्लॉटिस पे एक दरवाज़ा लगा रहता है कुछ ऐसा, ये इस टाइप से एक दरवाज़ा इसके ऊपर लगा रहता है, इस दरवाजे को हम एपीग्लॉटिस कहते हैं। ठीक, तो ये एपीग्लॉटिस लिखा हुआ है, और ये जो दरवाज़ा है ये कार्टिलेज का बना होता है। तो यहाँ पे अभी मैं दिखाऊंगा आपको, कार्टिलेजस लिखा हुआ है। तो दरवाज़ा एक लगा होता है हमारी जो विंड पाइप होती है उसके मुंह पे। तो विंड पाइप का मुंह हो गया ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर जो दरवाज़ा लगा है एपीग्लॉटिस। तो जब हम खाना खाने लगते हैं तो ये दरवाज़ा बंद हो जाता है, और एपीग्लॉटिस जो होता है वो एपीग्लॉटिस क्लोज हो जाता है, और खाना जो होता है वो हमारे विंड पाइप में नहीं जाता। ठीक, तो इससे हमारी विंड पाइप सुरक्षित रहती है, सेफ रहती है। ठीक, कभी कभी इसका जो मूवमेंट होता है वो गलती से एबनॉर्मल हो जाता है, जिससे आप पानी वानी पीते समय आपके उसमें नाक के थ्रू गिरने लगता है पानी, खांसी आने लगती है आपको। तो वो तब होता है जब आपका एपीग्लॉटिस जो ये है, एपीग्लॉटिस का मूवमेंट एबनॉर्मल हो जाता है। ठीक, तो ये दरवाजे पर डिपेंड करता है। अब इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो ओरल कैविटी से हम फेरिंग्स में गए। फेरिंग्स एक कॉमन पासेज है फॉर फूड एंड एयर, यहाँ पे फूड और एयर दोनों चीज़ पास होती है फेरिंग्स के थ्रू। ठीक, फिर यहाँ पे एपिग्लॉटिस के बारे में मैंने बताया है, ये एक कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप है, यानी कार्टिलेजनस फ्लैप है, जो कि ग्लॉटिस पे होता है। ग्लॉटिस यानी ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया, विंड पाइप को ट्रैकिया ही कहते हैं, जो कि आपका ये रेगुलेट करता है कि खाना, मतलब ये इंश्योर करता है कि खाना जो है आपका वो विंड पाइप में ना जाए। फिर फेरिंग्स में खाना गया, फेरिंग्स के थ्रू आपका फूड पाइप में जाएगा। ठीक, फूड पाइप को हम ईसोफेगस कहते हैं, ये टेक्निकल टर्म है, फूड पाइप जनरल टर्म है। तो फूड पाइप से हम ईसोफेगस में जाएंगे। अब ईसोफेगस यहाँ मैंने लिख दिया है, ये फूड पाइप होती है, ये चीज़ देख लीजिएगा। अब जो खाना है वो हमारा नेक के थ्रू पास होगा, जो हमारी फूड पाइप है वो हमारे गले से होते हुए फिर थोरैक्स में जाती है। थोरैक्स यानी हमारा जो सीने वाला रीजन होता है उसमें जाती है। फिर डायफ्राम, सीने के जस्ट नीचे डायफ्राम होता है। ठीक, जहाँ हमारी लंग्स ख़त्म होती हैं वहाँ पे डायफ्राम होता है, डायफ्राम के होते हुए और नीचे जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं। अब जब हम डायफ्राम से आगे जाएंगे, डायफ्राम से नीचे, तो हमें पेट मिलेगा।
तो जो मान लीजिए ये हमारा पेट है, ठीक, ये हमारा पेट है और ये हमारी ईसोफेगस आ रही है। तो इस जगह पे पेट और ईसोफेगस के बीच में एक और दरवाज़ा पाया जाता है। इस दरवाजे को गैस्ट्रो ईसोफेजियल इंस्फिंक्टर कहते हैं। इंस्फिंक्टर और फ्लैप में इतना डिफरेंस है कि जो इंस्फिंक्टर होता है ये ऐसा दरवाज़ा होता है जो दोनों साइड से खुलता है, ठीक। जैसे आप पानी के पाइप को ले लीजिए और बीच में मुट्ठी से दबा लीजिए, तो वो दोनों पाइप, जो पाइप है वो बंद हो गई, अब पानी पास नहीं होगा। और जब आप मुट्ठी खोल देंगे तो पानी पास होने लगेगा, और जो आपकी मुट्ठी खुलेगी तो पाइप जो है वो दोनों तरफ से खुल जाएगी, ठीक। लेकिन आप जो दरवाज़ा है वो एक ही साइड को खोलते हैं। जनरली आप अपने घर का दरवाज़ा देखिएगा, वो एक ही साइड को खुलता है, ठीक। तो इंस्फिक्टर और फ्लैप में यही डिफरेंस है। तो गैस्ट्रो ईसोफेगल इन्फेक्टर जो होता है वो स्टमक और ईसोफेगस के बीच में होता है। ये रेगुलेट करता है कि कितना खाना ईसोफेगस से स्टमक में आएगा एक बार में, ठीक। बहुत ज़्यादा खाना आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो इस फूड पाइप से हमारा स्टमक में कितना खाना आएगा ये चीज़ गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर कंट्रोल करता है। अब जो हमारा खाना है वो आगे बढ़ेगा, ठीक। हमारा खाना अभी फूड पाइप था, फूड पाइप से हम स्टमक में आएंगे, खाना हमारा स्टमक में आएगा। स्टमक एक जे शेप्ड बैग है, इसका शेप जो है जे के तरह का होता है, और इसके 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मान लीजिए कुछ इस टाइप से, ये है स्टमक हमारा। अब स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। जो एकदम ऊपरी पार्ट होता है इस जगह पे, इसको हम फंडिक कहते हैं, ठीक। ये चीज़ फिगर आप बना लीजिएगा या फिर एनसीईआरटी में बना हुआ है वो देख लीजिएगा। तो सबसे ऊपरी पार्ट यानी इस जगह पे जो पार्ट होता है इसको हम फंडिक कहते हैं। जहाँ पे ये पाइप खुलती है, इस हमारी फूड पाइप यानी ईसोफेगस जहाँ पे खुलती है उसको हम कार्डियक कहते हैं। ये दूसरा पोर्शन हमारे स्टमक का। फिर जहाँ पे ये मेन जगह है इसको हम बॉडी कहते हैं, हमारा ये तीसरा पोर्शन है। और जहाँ पे ये ख़त्म होता है स्टमक हमारा, इसको हम पाइलोरिक कहते हैं, ये हमारा चौथा पोर्शन है, ठीक। तो हमारे पास 4 पोर्शन हो गए हैं स्टमक के, कार्डियक, फंडिक, बॉडी और पाइलोरिक। इम्पॉर्टेंट क्या है कि कार्डियक में ईसोफेगस खुलती है, यानी फूड पाइप जो है हमारी वो कार्डियक में आके खुलती है। सबसे ऊपर जो होता है वो फंडिक होता है, ठीक। तो ये हो गया पार्ट्स के बारे में। अब एक और इंस्फिंक्टर आ जाता है हमारे पास, यानी एक और दरवाज़ा आता है जिसको हम पाइलोरिक इंस्फिंक्टर कहते हैं। तो जो हमारा स्टमक है उसका आखिरी पार्ट पाइलोरिक था, तो पाइलोरिक पार्ट में हमारा पाइलोरिक इंस्फिंक्टर पाया जाता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना खाना जाएगा ये तय करता है। तो जैसे ये हमारा वो हो गया स्टमक, स्टमक के नीचे यहाँ पे अब वो शुरू हो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। कॉइलिंग खूब सारी होती है, आपको पता है। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है मान लीजिए। तो यहाँ पे बीच में हमारा जो दरवाज़ा होगा वो पाइलोरिक दरवाज़ा होगा। अब पाइलोरिक दरवाज़ा ये तय करेगा कि स्टमक से कितना खाना हमारा नीचे जाता है, यानी हमारा इंटेस्टाइन में जाता है। अब इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जो होता है वो होता है डुओडेनम, इसलिए मैंने यहाँ पे पाइलोरिक इंस्फिंक्टर लिखा है बिटवीन स्टमक का पाइलोरिक रीजन एंड डुओडेनम। स्टमक और डुओडेनम के बीच में ये इंस्फिंक्टर होता है। अब पाइलोरिक रीजन जो होता है उसके बाद हम घुसेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो भी हम खाना खाए होंगे वो स्टमक में जाएगा। अब स्टमक का आखिरी पोर्शन है पाइलोरिक, पाइलोरिक से होते हुए फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, पहला डुओडेनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। तो डुओडेनम जो है वो शी शेप्ड होता है। तो पहले इसको डुओडेनम को यू शेप बताया गया था, लेकिन अब नई एनसीईआरटी अगर आप पुरानी एनसीईआरटी होगी तो यू शेप लिखा होगा, नई एनसीईआरटी आप देखेंगे तो सी शेप लिखा होगा। तो आप याद रखिएगा अब डुओडेनम है सी शेप हो गया है, ठीक, यू शेप नहीं। तो डुओडेनम एक सी शेप का होता है। जेजुनम के बारे में एनसीईआरटी ने एक ही चीज़ लिखी है, कॉइल्ड मिडिल पोर्शन। मिडिल पोर्शन कॉयल हुआ मिडिल पोर्शन होता है वो जेजुनम होता है। इलियम को सिर्फ एक ही पहचान है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉइलिंग होगी वो इलियम पोर्शन होगा, यानी हाईली कॉइल्ड पोर्शन इज इलियम। तो यही चीज़ एनसीईआरटी में लिखा ही हुआ है बेसिकली तीनों चीज़ के बारे में। डोडम के बारे में एनसीईआरटी ने एक चीज़ लिखा है सी शेप होता है, जेजुनम के बारे में मिडिल पोर्शन लिखा हुआ है, और एलियम के बारे में हाईली कॉइल्ड लिखा है, और कुछ नहीं लिखा, ठीक। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन से जब आगे बढ़ेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचेंगे। देखते हैं, इलियम से हम घुसेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन हमारी डिवाइडेड होती है
3 पार्ट में। पहला है सीकम, ठीक, दूसरा है कोलॉन और तीसरा है रेक्टम। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है। सीकम जो होता है इसको हम ब्लाइंड सैक कहते हैं। ब्लाइंड सैक किस लिए कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही तरफ जाने का रास्ता होता है, ठीक। हमारी इंटेस्टाइन कुछ इस तरह से होती है, देख लीजिए, ऐसी, ठीक। लार्ज इंटेस्टाइन कुछ ऐसा होती है। अब जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम सीकम कहते हैं, क्योंकि देख रहे हैं आप एक ही तरफ जाने का रास्ता है, दोनों तरफ नहीं, इसीलिए हम ब्लाइंड सैक कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सम सिम्बायोटिक माइक्रोब्स रहते हैं, ऐसे माइक्रोब जिनसे हमें फ़ायदा है और हमसे उन माइक्रोब्स को भी फ़ायदा है। सिम्बायोटिक एक म्यूचुअल रिलेशन होता है। म्यूचुअल मतलब जिसमें दोनों को फ़ायदा हो। तो यहाँ पे कुछ सिम्बायोटिक माइक्रोब्स भी रहते हैं, ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। अब एक सेकेंड, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है इस जगह पे, जो कि होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक। कलर चेंज कर देते हैं जरा। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल मतलब ऐसा ऑर्गन जिसका अब हमें कोई काम नहीं है, ठीक। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यहाँ पाया जाता है, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो कि हमारे शरीर से एक ना एक दिन एवोल्यूशन के थ्रू हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी ये हमारे पास है और इसका हमारे पास बॉडी में कोई काम नहीं है, बस ये पड़ा हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक। तो सीकम से निकलता है, ये चीज़ याद रखिएगा। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एराइजेस फ्रॉम सीकम, ये चीज़ नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा सीकम। अगला पार्ट है हमारा कोलॉन। कोलॉन में 4 पार्ट होते हैं, यही एनसीईआरटी ने कोलॉन के बारे में बताया ही है। पहला पार्ट है असेंडिंग यानी ऊपर चढ़ता हुआ पार्ट, दूसरा पार्ट है ट्रांसवर्स यानी हॉरिजॉन्टल पार्ट, और तीसरा पार्ट है डिसेंडिंग यानी नीचे उतरता हुआ पार्ट। तो ये 3 पार्ट होते हैं कोलॉन के। चौथा पार्ट है हमारा सिग्मोइड, जो कि कुछ इस टाइप से होता है, और फिर ये नीचे आके एनस बना लेता है, ठीक। तो ये 4 पार्ट हो गए कोलॉन के। अगला पार्ट है हमारा रेक्टम, जिसके बारे में एनसीईआरटी ने कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ फिगर में दिखाया है। तो सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में सीकम कोलॉन रेक्टम हो गया, ठीक। और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स याद रखिएगा कि सीकम से निकलता है, ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और रह गई थी यहाँ पे। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक फिंगर लाइक ट्यूबुलर पोर्शन होता है, यानी फिंगर के तरह होता है, कुछ इस टाइप सा दिखने में होता है, ठीक। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, ये अगले वीडियो में करते हैं, क्योंकि फ़ोटो थोड़ा सही नहीं आई है, ठीक। तो अभी फ़िलहाल इतना ही आप पढ़िए। तो यहाँ पे हमारा ये इंटेस्टाइन का एक सिंपल स्ट्रक्चर जो है वो सारा हमने पढ़ लिया है। अब अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम पहले तो हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ेंगे, यानी टिश्यू की स्टडी करेंगे, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो किस तरह से कैसे बनी हुई है, ठीक। उसकी लेयर्स होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर डाइजेशन कैसे शुरू होता है और कैसे ख़त्म होता है, मतलब कैसे होता है डाइजेशन, ये चीज़ पढ़ेंगे, ठीक। तो बाकी अगर PDF चाहिए होगा तो वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक।